अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं यूसुफ मलिक गबोल। प्रोग्राम कल, आज और कल के साथ पाकिस्तान की माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में हम जायज़ा लेते हैं और तबसरे करते हैं। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ मेहमानों को दावत देते हैं जिनकी राय से आप मुस्तफ़ीज़ होते हैं। आज हमने एक ऐसे ही मेहमान को दावत दी है जिनका ताल्लुक मीडिया से है, बल्कि अगर मैं कहूं कि ये एक मीडिया गुरु हैं तो गलत नहीं होगा। आपने सियासत भी की है, आप पाकिस्तान के वफाकी वजीर भी रहे हैं, सोशल वर्कर भी हैं और मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं। आप फिल्म प्रोडक्शन में भी गए, डायरेक्शन में भी गए। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब जावेद जब्बार साहब से। मिस्टर जब्बार, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर योर वेरी काइंड इन्विटेशन एंड योर इंट्रोडक्शन। शुक्रिया। थैंक यू। जावेद जब्बार साहब, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि आपका तो काफ़ी शोबों से ताल्लुक़ रहा है। सियासत को ज़रा लेते हैं। हमारा प्रोग्राम चूंकि इसकी नौयत है माजी, हाल और मुस्तकबिल को, तो हम ज़रा नॉट वेरी डिस्टेंट पास्ट को टच करके वी कैन गो इनटू द पास्ट एंड कम इनटू द फ्यूचर। आपका ताल्लुक सियासत से रहा और नहीं भी है बकौल मेरे। मैं आपको एक प्रोफेशनल सियासतदान से अलग देखता हूं। If I can coin the terminology of being an executive politician. अच्छा। आप सेनेटर रहे, वफाकी वजीर रहे, कैसा एक्सपीरियंस था आपका सियासत के अंदर, और आज आप सियासत में सरगर्म क्यों नहीं है? जी, वो बहुत गहरे सवाल आपने पूछे, शुक्रिया। देखिए, मैं जब एडवर्टाइजिंग में माशाल्लाह बहुत अल्लाह ने नवाजा और हमने बहुत कामयाबी हासिल की, उसी के साथ साथ एहसास हुआ कि एक और हकीकत मौजूद है टूथपेस्ट और टॉयलेट सोप बेचने के अलावा, और वो है एक्चुअल हकीकत, दुनिया की खूबसूरती भी और दुनिया की मुसीबतें भी, और तल्ख हकीकत जिसमें भारी अक्सरियत रहती है। उससे मैं जाने लगा तरक्याती काम की तरफ, और उसमें जमील निश्तर मरहूम, बहुत उनका एक रोल था। उस वक्त वो थे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सरबरा, जहाँ के मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ऑलरेडी बना रहा था, लेकिन उनके लिए मैंने एग्रीकल्चरल क्रेडिट पर जब डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और एडवर्टाइजिंग हैंडल की, तो बराह रास्त किसानों के साथ जब मौका मिला, हाँ, तो एहसास हुआ कि ये है असल शोबा, ये है असल ज़िंदगी जो मुझे एटलीस्ट अट्रैक्ट करती है। तो मैं वहाँ ज़्यादा वक्त लगाने लगा, और जब हमने काम शुरू किया मुल्क में, तो फिर दूसरा एहसास हुआ कि अगर बेहतरी लानी है तो एक हद तक आप ज़ाती तौर पर जो भी कर सकते हैं करें, लेकिन पॉलिसी में तब्दील लाने के लिए एक मैक्रो लेवल पर, कौमी सतह पर सियासत में जाना नागुज़ीर है, क्योंकि वहां पर जाकर आप पॉलिसी को मुतासिर कर सकते हैं, तश्कील दे सकते हैं। इसीलिए मैंने सियासी प्रोसेस में दाखिल होने का फैसला किया। आप माशाल्लाह सेनेटर भी इलेक्ट हुए, जी। और इंडिपेंडेंट आप इलेक्ट हुए, आप किसी पार्टी से इलेक्ट हुए एज ए टेक्नोक्रेट फ्रॉम सिंध। बड़ी बात है। कैसा रहा सफर सेनेट का? बहुत दिलचस्प रहा, क्योंकि जब हमने ये जुर्रत की या हिम्मत की उसमें जाने की, तो मुझे तो कहा गया कि जी आपके पास जब तक इतनी रकम नहीं होगी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप सेनेटर बने, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये एक तासुर फैल गया था कि अगर आपके पास पार्टी का टिकट ना हो, और अगर हो भी तो पैसा खर्च करना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन मैंने फैसला किया था कि मैं एक पैसा भी नहीं खर्च करूंगा जो नाजायज़ तौर पर, और एक बिल्कुल एक किस्म का मिरेकल रहा, मौजज़ा रहा कि हमारा पूरा बजट शायद 6-6.5 हज़ार रुपये था। हमने अपने बारे में कुछ तारीफ़ें छपवाई, सिर्फ अर्ज़ किया कि ये हमने गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में, अगर इस बेसिस पर MPs चाहें तो टेक्नोक्रेट का वोट हमें इनायत करें। आपकी मीडिया का एक्सपीरियंस, जैसा आपको मीडिया गुरु भी कहते हैं, उसने प्ले किया आपकी प्रमोशन में, प्रोजेक्शन में, सेनेट की इलेक्शन के लिए? देखिए, वो एक्सपीरियंस जो आपका है। जी, कुछ हद तक शायद यहाँ, क्योंकि बहुत पहले जब टेलीविजन ने आगाज किया था पाकिस्तान में, 1972 की बात है, 70, मैं तो पहला टेलीविजन मेरा प्रोग्राम था 1968-69 में,
लेकिन 1972 में वर्ल्ड टुनाइट के नाम से एक पहला बैनुल अक़वामी उमूर पर एक हफ्ता रोजा प्रोग्राम हुआ करता था अंग्रेजी का। तो उस वक्त से शायद लोग मेरा एक पब्लिक प्रोफाइल पहचानने थे और उसकी वजह से जरूर कुछ मदद मिली होगी, लेकिन मीडिया के वाबस्तगी से ही ये ताल्लुक नहीं था। सेनेट में इलेक्शन होना काफी कंपेटिटिव था, कई और बड़े नामवर उम्मीदवार थे जो उस वक्त compete कर रहे थे, लेकिन मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि सबसे ज्यादा वोट टेक्नोक्रेट के एतबार से मुझे ही मिले, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स। तो ये बहुत दिलचस्प तजुर्बा था सियासत में। ये ज़ियाउल हक साहब का दौर था जी, फरवरी मार्च 1985 का मार्शल लॉ था। बाज लोगों का ज़िया ख्याल साहब था, ने किसी को विस्पर किया था कि इस आदमी को जरा से वोट होने चाहिए। मेरा कोई जनरल ज़ियाउल हक साहब से इस मामले में न कोई बराह रास्त राब्ता रहा और ना मैंने दरखास्त उनसे की। यहाँ के जो उस वक्त के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और गवर्नर थे जहांदाद साहब, उनको ज़रूर इल्म था, उनसे कुछ मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ नहीं थी। और उस वक्त ये दिलचस्प बात Maybe they liked you and they whispered in the right quarters. I don't know whether they whispered, क्योंकि जिनके पास मैं गया वो एक बड़ी वेरिड ग्रुप था और उसमें मुझे मदद बहुत की। मेरे उस वक्त बहुत साथ दिया हमीद हारून साहब ने, हुसैन हारून ने मुझे सपोर्ट किया और नजीब जफर मेरे हमजुल्फ और दीगर दोस्तों ने। ऐसे MPs के पास हम गए जिनसे मेरा पहले कोई ताल्लुक नहीं था और उनको हमने कहा आप मेरिट पे आप जज करें। तो आई मस्ट से विदाउट एनी ऐसी कोई खुफिया किस्म की सिफारिश, क्योंकि सिफारिश से तो मुझे बहुत ही चिढ़ है, अपने बारे में तो खास तौर पर सिफारिश करवाना। I can vouch for no question. So I just went in because of the challenge. और ये controversial था, मेरे ज़मीर के साथ कुछ रेसलिंग मैच करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ एक मार्शल लॉ डिक्टेटर के मातहत नॉन पार्टी बेसिस पर इलेक्शन में हिस्सा लेना वाज अ सोर्स ऑफ सम ट्रबल। लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ सियासी जमातों ने उसमें हिस्सा लिया, हालांकि इट वाज कॉल्ड अ नॉन पार्टी इलेक्शन। मुस्लिम लीग के कई अनासिर, पीर पगाड़ा साहब, उनके नामजद किए हुए लोग, जमात इस्लामी, जमियतुल उलेमाए ग्रुप के लोग, तो इट वाज अ सेमी पार्टी इलेक्शन। MRD के लोग, मेरा आपका राब्ता होता तो मैं आपसे कहता कि जमीर से कुश्ती ना लड़े। अच्छा। क्योंकि आप सीरियसली अगर आप किसी चीज को फाइट करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी इन द फील्ड टू फाइट इट, आउटसाइड नहीं। अगर आप डिक्टेटर का दौर है और आप रूट के बाहर बैठ जाए तो आप उसको तो फिर प्लेन फील्ड दे रहे हो। एब्सोल्युटली राइट। अगर आप शामिल होकर बीच में यू कीप विस्परिंग द राइट वर्ड, करेक्ट, तो उसमें इनपुट जरूर आता है। You're so right, गबूल साहब, बिल्कुल। बाहर बैठने से तो आई थिंक आप अपने जमीन को मलामत ना करें, बिल्कुल आपने बहुत वाइज डिसीजन लिया। वेरी काइंड ऑफ यू, क्योंकि वो 87 मेंबर्स थे सेनेट में और बहुत जल्द जुनेजो साहब ने जब अपनी मुस्लिम लीग को तश्कील दिया, बल्कि उससे भी कबल हमने एक इंडिपेंडेंट ग्रुप को तश्कील दिया और उसमें कम लोग थे, लेकिन हम ही आवाज उठाया करते थे। देखिए, और बहुत जोर डाला करते थे। और दिलचस्प बात यह थी कि बावजूद हमारी एक लिमिटेड स्ट्रेंथ थी, लेकिन सिर्फ आवाज उठाना और बुलंद करना, कुछ उसूलों की बात, उसने बहुत मुतासिर किया। और हमें बड़ी हिम्मत हुई जब फखर इमाम साहब कौमी असेंबली में ज़ियाउल हक साहब के नामजद करदा उम्मीदवार को उन्होंने शिकस्त दी, तो उससे हमारे आजाद, बहुत हौसला, आजाद ख्याल रखने वाले जो लोग थे उस वक्त के पार्लियामेंट के, चाहे वो सेनेट में हो या कौमी असेंबली में हो, हमें बहुत हिम्मत मिली। Another way to say कि आपका ये कदम सही था कि जो सियासत के अलम बरदार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महरूमा चेयरपर्सन शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा जी, उन्होंने फिर आपको दावत दी पार्टी ज्वाइन करने की। तो आपका फैसला सही था। जो जमहूरियत के भी देखें एक, तो उन्होंने आपको इनवाइट किया, आपने पीपल्स पार्टी 88 में ज्वाइन की। जी, क्योंकि सॉरी गबूल साहब, 1970 के इलेक्शन में
कई दोस्तों के साथ, सलमान तासीर, मुजफ्फर हुसैन शाह और दीगर दोस्तों के साथ, खुर्शीद हादी के साथ हम घर घर गए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कमाल असफर साहब के लिए वोट दिलवाने। वो उस वक्त कौमी असेंबली के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, तो उस वक्त से पीपल्स पार्टी के साथ एक हम आहंगी थी। फिर 1977 के इलेक्शन में भी मैंने एक शहरी के एतबार से पीपीपी के उम्मीदवार उस वक्त थे जमीलुद्दीन आली साहब, उनके लिए काम किया। तो एक नेचुरल एफिनिटी थी, बहुत करीब कुर्बत थी। ये जिनके आपने काम किया, कमाल असफर साहब, जीते थे वो इलेक्शन? नहीं, वो जमीलुद्दीन आली साहब नहीं, वो भी बिकॉज कराची हरवा के आप खुद जीत गए इलेक्शन। नहीं, कराची में जैसे आप जानते हैं पीपल्स पार्टी का जो हल्का है वो अनफॉर्चुनेटली बाज हिस्सों तक महदूद रहा। तो वो बेसिकली लियारी एंड मलीर के कुछ, और यहाँ पर बावजूद इसके कि ये पहला इलेक्शन था जिसमें पीपीपी को दूसरी जगहों पे बड़ी कामयाबी हासिल हुई, उन हलकों में नहीं हुई जहां कमाल असफर साहब या आली साहब खड़े हुए थे इलेक्शन में। लेकिन हमेशा इलेक्शन जीतने के लिए नहीं हिस्सा लेना चाहिए। वो तो हम सन 2002 में मैं दानिस्ता तौर पर जाकर न्यू कराची, फेडरल बी एरिया, वहां से मैंने हिस्सा लिया इलेक्शन में, और वहां सबसे ज्यादा भारी पार्टी है MQM की। और मुझे पता था कि इसमें जीतना बहुत ही रिमोट चांस है, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा लेना, अपने मौकिफ को पेश करना, अपने उसूलों में बहुत जरूरी। हाँ, वो जरूरी है। हार जीत की अलग। फिर आपको मिनिस्टर भी बनाया गया? जी 2 दफा आप मिनिस्टर रहे? 3 दफा। पहली दफा 2 से मुराद के पीपीपी गवर्नमेंट। हाँ जी हाँ बिल्कुल। पहले काबीना में, मोहतरमा साहिबा के पहले काबीना में कुछ अरसा में वो रहा वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात, जिसमें हमें मौका मिला पहली बार बहुत बुनियादी तब्दीली लाने का खबरनामे में, ख़ास तौर पर क्योंकि 72 घंटे के अंदर अंदर मेरी तजवीज़ और दरख्वास्त पर बेनज़ीर साहिबा ने अग्री किया कि खबरनामे में हिज़्ब इख्तिलाफ की खबरें भी चलाई जाए। एक ये भी तासुर पाया जाता है कि पीटीवी जो है वो स्क्रिप्टेड न्यूज़ चलाती है। जी ये किस हद तक सही है? ऑनेस्ट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल उस वक्त तक सही था। दिसंबर 1988 में गबूल साहब पहली बार पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में उनको हिदायत दी गई थी हमारी वजारत की जानिब से कि खबरनामे की अब सुर्खियों पर फैसला आप खुद करेंगे, वजारत की तरफ से आप इंतजार ना करें। तो अपनी मौकिफ स्क्रिप्टेड आती थी? चलिए, ऑपोजिशन को तो आप बड़े ग्रेशियस थे, आपने कहा कि कुछ इनकी भी सुन लो। एब्सोल्युटली। लेकिन आपकी जो मौकिफ था वो स्क्रिप्टेड होता था? नॉट एंटायरली, बाज़ दफा गाइडलाइंस उनको जरूर देते थे कि भाई ये गवर्नमेंट की ये खबर को आपको हाईलाइट करना है, लेकिन बड़ी हद तक हमने कोशिश की कि फिर इंडिपेंडेंट तो ना हुआ। नहीं, कंप्लीटली नहीं, क्योंकि वो स्टेट कंट्रोल तो था। जी हाँ, स्टेट कंट्रोल। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बाद आप साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आए। क्योंकि कुछ इख्तिलाफ हो गए थे बीबी साहिबा के साथ, वो उनके ऊपर पार्टी के अराकीन का बहुत जोर था कि आपने बहुत ज्यादा आजादी दी ये जो कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर बात चली थी कि टेलीविजन, प्राइवेट टेलीविजन जब आए थे, ये मुशर्रफ के दौर में, वो तो बात की बात मुशर्रफ के दौर में हुआ था। नहीं, लेकिन उससे कबल गबूल साहब, ये निगरान हुकूमत को क्रेडिट जाता है। मलिक मिराज खालिद साहब जब वजीर आजम बने और फारूक लगारी साहब जब सदर थे, उन्होंने मुझे काबीना में मुकर्रर किया था वजीर पेट्रोलियम के हैसियत से। इरशाद हक्कानी मरहूम वजीर इत्तलात थे, लेकिन इत्तलात में मेरा कोई ताल्लुक होने की वजह से काबीना ने कहा कि आप ड्राफ्ट तैयार करें वो कानून का जो इजाजत देगा प्राइवेट मीडिया को पहली बार। तो उस वक्त हमने आखिरी कानून जो हमने नाफिज किया निगरान हुकूमत का फरवरी 1997 में, 14 फरवरी को, उसका नाम था एमरा लॉ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। और हमें पूरी उम्मीद थी कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की जो दूसरी हुकूमत थी, कि वो उस पर अमल करेगी, लेकिन उन्होंने दानिस्ता तौर पर उसे रद्द कर दिया। 4 महीने